मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। डायरेक्टर है थॉमस विंटरबर्ग और IMDb रेटिंग 7.1 है। डॉर्सेट, इंग्लैंड, 1870। लंदन से 200 मील दूर बसा एक गांव, जहां अपनी आंटी के साथ रहती है बैथशेबा एवरडीन। बहुत ही छोटी उम्र में उसके माँ बाप गुजर गए थे और तब से ही उसने खुद को संभाल लिया था। इसीलिए वो एक बहुत ही आत्मनिर्भर और आज़ाद लड़की है। वो अपने आंटी के खेतों में काम करती है। वही थोड़ी दूर पे रहता है गैब्रियल ओक। वो भी एक किसान है। एक दोपहर बैथशेबा की उससे मुलाकात हुई। अपनी आंटी से उसने गैब्रियल के बारे में सुना है। गैब्रियल से उसकी मुलाकातें बढ़ती चली गई और एक दिन उसने बैथशेबा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन बैथशेबा ने उसे मना कर दिया। मैं एक बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर लड़की हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी इस आत्मनिर्भरता को संभाल पाओगे और किसी दिन तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। इतना कहकर गैब्रियल वहां से चला गया। भेड़ों की रखवाली करने के लिए गैब्रियल के पास कुत्ते हैं, लेकिन नया वाला अभी भेड़ों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। वो उन्हें बहुत दौड़ाता है। एक रात गैब्रियल ने पाया कि ना तो बाड़े में उसके भेड़े हैं, ना ही कुत्ता। फौरन ही उन्हें ढूंढने वो निकला और दूर से देखा कि कुत्ता भेड़ों को दौड़ा रहा है। जब तक वो वहां पहुंचा, सारे के सारे 200 जितने भेड़े नीचे खाई से गिरकर मरे पड़े हैं। गैब्रियल ये सह ना सका और उसने वही कुत्ते को भी गोली मार दी। अगली सुबह अपनी जमीन और घर बेच उसने अपने सारे कर्ज उतारे और वहां से चला गया। इधर बैथशेबा को उसके किसी अंकल के नाम की चिट्ठी आई है। वसीयत के मुताबिक अंकल अपनी फार्म बैथशेबा के नाम छोड़ गए हैं। बैथशेबा को यकीन नहीं आ रहा उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। वो फौरन वहां के लिए रवाना हो गई। इधर गैब्रियल नौकरी की तलाश कर रहा। कुछ अफसर लोगों को सेना में भर्ती लेने आए हैं। उन्हें अच्छी तनख्वाह, छत और खाना मिलेगा। वही वो एक लड़की फैनी से मिला, जिसने इशारों में बताया कि उन्हें अफसर में से एक उसका आशिक है और वो दोनों जल्द शादी भी करने वाले हैं। जब गैब्रियल वहां से जाने लगा तो फैनी ने वेदरबेरी में किसी फार्म का जिक्र किया जहां उसे काम मिल सकता है। वो वहां जाने के लिए निकल गया। रात काफी हो गई। तभी रास्ते में उसने देखा कि सामने अनाज घर में आग लगी है। लोग अनाज बचाने की कोशिश कर रहे। उसने वहां जाकर जल्दी से किसी तरह आग को बुझाया। भारी बर्बादी से बचाने के लिए अगले दिन उसी फार्म की मालकिन मिलने आई। वो और कोई नहीं, बैथशेबा है। गैब्रियल को देख उसे खुशी हुई और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। पहली बार बैथशेबा अपने फसल का व्यापार करने आई है, जहाँ इनकी खरीद बेच होती है। एक तरह से बोली लगती है। भरे आदमियों के बीच में वही एक औरत है। सभी उसे घूर रहे हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी समझदार व्यापारी की तरह ही उसने अपना पहला सौदा पूरा किया। वही उसने अपने पड़ोसी विलियम बोल्डवुड को देखा, शहर का धनी और जाना माना कुंवारा। एक दिन बैथशेबा ने मजाक मजाक में विलियम को एक वैलेंटाइन कार्ड भेज दिया। अब इधर फैनी, वही लड़की जो गैब्रियल को मिली थी, शादी के जोड़े में चर्च जा रही है। फैनी बैथशेबा के फार्म में ही काम किया करती थी, पर उसके आने से पहले ही वो वहां से भाग चुकी थी। वही अफसर फ्रांसिस भी चर्च में उसका इंतजार कर रहा है। बहुत ही खुश है आज दोनों। लेकिन फैनी चर्च आई ही नहीं। काफी देर से उसका इंतजार कर रहा फ्रांसिस गुस्से में वहां से निकल गया। फैनी दरअसल किसी गलत चर्च जा पहुंची थी। इधर पढ़ी लिखी बैथशेबा ने फार्म का काम बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। लोग खुश है, फसल की अच्छी कटाई हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में गैब्रियल के लिए एक खास जगह है। हालांकि वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा चुकी है। जल्द ही विलियम बैथशेबा से मिलने आया, उसके भेजे वैलेंटाइन कार्ड का जवाब देने, और उसने उससे शादी का पूछा। उसे बैथशेबा अच्छी लगती है, पर बैथशेबा ने उसे बता दिया कि वो वैलेंटाइन कार्ड उसने बचपने में भेजा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ना ही उसने विलियम को ना कहा और ना ही हाँ। उसने जवाब के लिए समय मांगा।
वो बहुत उलझी हुई है। उसे और कोई नहीं सूझा सिवाय गैब्रियल के। वो उसके पास अपनी उलझन लेकर पहुंची। जब गैब्रियल ने उसे ही गलत ठहराते हुए कहा, पहले तो उसने खुद कार्ड भेजा, लेकिन अब वो उसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उसे आस दे रही है। एक तरह से तो वो उसके जज्बात के साथ खेल रही है। अपने लिए वो ये सब सह नहीं पाई और उसे नौकरी से निकाल दिया। गैब्रियल भी उसी वक्त सब कुछ छोड़कर निकल गया। अगली सुबह लोगों ने बैशबा को बताया कि भेड़ों ने कोई जंगली पत्ते खा लिए हैं, जिनकी वजह से उनकी हालत खराब है, और एक ही इंसान है जो उन्हें ठीक कर सकता है, गैब्रियल। ना चाहते हुए भी उसे गैब्रियल को लाने खुद ही जाना पड़ा, क्योंकि गैब्रियल तभी वापस आएगा। वो उसे मना कर ले आई। गैब्रियल ने एक एक कर सभी भेड़ों को ठीक किया। सुबह से शाम हो आई। बैशबा ने उसे रात के लिए माफी मांगी और दोबारा काम पर रख लिया। उसी शाम जश्न रखा गया। विलियम भी उस जश्न में आ पहुंचा। बैशबा जानती है वो यहाँ क्यों आया है। उसी रात उसने विलियम को मना कर दिया और कहा, आगे से इस पर कोई बात ना हो। थोड़ी दूर आगे बढ़कर बैशबा सर्जन फ्रांसिस ट्रॉय से टकराई, वही जिसके साथ फैनी भागकर शादी करने वाली थी। अंधेरी रात, जलती हुई मध्यम रोशनी में दिख रहा बैशबा का चेहरा, जिससे फ्रांसिस नजर नहीं हटा पा रहा। वो तारीफ किए बिना नहीं रुक सका। बहुत खूबसूरत हो तुम, उसने कहा। बैशबा उसे एक नजर देख बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अगली सुबह उसने देखा कि फ्रांसिस उसके खेत में काम कर रहा है। बैशबा ने अपने साहिकार लिडी से उसके बारे में पूछा। सर्जन फ्रांसिस ट्रॉय, खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान जिसके अंदर शाही खून बहता है। लेकिन बैशबा को ये सब चीजें नहीं लुभाती। वो उसे यहाँ काम करने से मना करने गई, लेकिन उसकी इश्कबाजी वाले अंदाज और तारीफों से किसी साधारण लड़की की तरह वो शर्माने लगी। फिर फ्रांसिस ने उसे कल 8 बजे मिलने बुलाया और वो मना भी नहीं कर पाई। बहुत सोचने के बाद आखिरकार सबसे छुपकर वो उसे मिलने आई। फ्रांसिस ने उसे अपनी तलवारबाजी दिखाई और फिर उसने आवेश में उसे चूमा। फ्रांसिस तो वहां से चला गया, पर बैशबा बिल्कुल स्तब्ध खड़ी है। ऐसा एहसास उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किया। अब गैब्रियल बैशबा के पास फ्रांसिस को लेकर सावधान करने आया, पर बैशबा की आंखों में अभी उसके दिलफेक बातों की पट्टी चढ़ी है। वो बोली, तुम्हें ये सब करके क्या हासिल हो जाएगा? गैब्रियल बोला, मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं और वादा करता हूं एक दिन तुम्हें छोड़कर चला भी जाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारी जिंदगी ऐसे खराब होते नहीं देख सकता। तभी फ्रांसिस वहां आ गया, लेकिन फिर भी वो फ्रांसिस के साथ भाग गई और जब वापस लौटी तो दोनों ने शादी कर ली है। रात उन दोनों के नाम जश्न चल रहा। इधर गैब्रियल ने बदलते हवाओं की दिशा से अनुमान लगाया कि बहुत भयंकर तूफान आने की आशंका है। उसने बैशबा से उसे कुछ आदमी देने को कहा ताकि वो नई कटी फसल को बचा सके, लेकिन अब मालिक बन चुका फ्रांसिस ने उसे मना कर दिया। खुद भी शराब के नशे में डूबा और बाकियों को भी शराब के नशे में डुबा रहा। गैब्रियल अकेले ही काम करने लगा। बैशबा अपने पति की हरकतों से शर्मिंदा होकर बाहर आ गई और गैब्रियल की मदद करने लगी। उसने गैब्रियल के सामने अपनी गलती और बेवकूफ़ी को माना कि वो भी किसी आम लड़की की तरह उसकी चिकनी चुपड़ी दिलफेक बातों में आ गई। शहर में एक दिन फ्रांसिस को फैनी भीख मांगते हुए दिखी। फैनी ने उसे उस दिन की सारी घटना कही, साथ ही बताया कि उसके पेट में उसका बच्चा है। फ्रांसिस ने आज रात उसे रुकने की एक जगह बताई और सुबह 10 बजे पुल पे मिलने को कहा। उसके साथ वो भागने का प्लान कर रहा। जब उसने बैशबा से पैसे मांगे तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे जुआ खेलने की लत है और ना जाने कितने ही कर्ज वो अपने सर लेकर बैठा है। फ्रांसिस गुस्से में निकल गया और फैनी का इंतजार करने लगा। तभी उसके पास से एक घोड़ा गाड़ी गुजरी और बैशबा के दरवाजे आकर रुकी। उसमें फैनी और उसके 1 दिन के बच्चे की ताबूत है। बैशबा को पता है
वो यहाँ पहले काम करती थी। उसने ताबूत अंदर रखवाया। वो उसे सम्मानपूर्वक दफनाना चाहती है, पर लिडी से उसे अंदेशा मिल गया कि ये उसके पति फ्रांसिस की ही प्रेमिका थी। फ्रांसिस भी भागते हुए वहां आया और अपनी मरी प्रेमिका को किस करने लगा। जब बैथशेबा ने उसे मना किया तो वो बोला, मरने के बाद भी फैनी मेरे लिए तुमसे कहीं ज्यादा मायने रखती है और रखेगी। तुम अब मेरे लिए कुछ नहीं हो। गहरे दुख में वो बीच समंदर में तैरने निकल गया और अगले दिन पुलिस ने आकर उसके डूबने की खबर दी और साथ ही उसकी वर्दी भी। फ्रांसिस तो चला गया, लेकिन पीछे जो वो इतने कर्ज छोड़ गया है उसका बैथशेबा क्या करे। उसे डर है कि वो अपना ये फार्म खो देगी। और एक दिन विलियम वहां आया। उसने गैब्रियल को एक नया पद और काम का प्रस्ताव दिया। उसके जवाब का इंतजार रहेगा। गैब्रियल बोला, मिस एवर्डेन की अनुमति के बिना वो ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार सकता, पर बैथशेबा के पास उसे रोकने की कोई वजह ही नहीं। दूसरी तरफ विलियम ने बैथशेबा के सामने भी प्रस्ताव रखा कि वो उसकी जायदाद को अपनी जायदाद से मिला लेगा, साथ ही उसके सारे कर्ज भी उतार देगा। और फिर से उसने शादी की बात सामने रखी। बैथशेबा ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगी। इस क्रिसमस तक उसे अपना जवाब सुनाना होगा। एक बार फिर वो गैब्रियल के पास जवाब ढूंढने पहुंची। ऐसा क्यों है कि जब भी वो किसी मुश्किल में होती है उसे गैब्रियल ही नजर आता है। पर इस बार गैब्रियल ने कहा, तुम गलत इंसान से जवाब ढूंढ रही हो। क्रिसमस का दिन आया। विलियम खुशी के साथ साथ उत्सुक भी है। आज उसे जवाब मिलेगा जिसमें ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। रात की पार्टी के लिए गैब्रियल को भी उसने बुलाया है। उसने अंगूठी दिखाई जो आज उसके हाँ कहने पे वो उसे देने वाला है। फिर उसने कहा, तुम मिस एवर्डेन के लिए क्या महसूस करते हो मुझे मालूम है। जिस तरह तुम उसे देखते हो, बातें करते हो, उसकी इतनी देखभाल करते हो। अब पार्टी में विलियम, गैब्रियल और बैथशेबा दोनों को साथ डांस करने को कहता है। बैथशेबा ने पूछा, बताओ गैब्रियल, मुझे क्या करना चाहिए। गैब्रियल बोला, जो सही है वही करो। बीच में ही डांस छोड़कर वो बाहर चली आई। तभी उसे दूर से यूनिफॉर्म पहने हुए फ्रांसिस आते दिखा। कुछ मछुआरे ने उसे पानी से निकालकर उसकी जान बचाई थी। वो उससे पैसे की मांग करने लगा कि उसकी नौकरी नहीं रही, वो दरबदर भटक रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसके पास घर, फार्म, पैसा सब कुछ है। जब उसने ना कहा वो जबरदस्ती उसे खींचने लगा। तुम मेरी बीवी हो समझी, मेरी बात तो तुम्हें सुननी होगी। तभी गुस्से में विलियम बाहर आया और फ्रांसिस को उसने वही शूट कर दिया। कत्ल के जुर्म में उसे जेल हो गई। समय गुजरा। बैथशेबा के खेतों में फसलों की कटाई हो रही, सब कुछ ठीक हो रहा। एक दिन गैब्रियल उससे मिलने आया और बोला, तुम्हारा फार्म अब सुरक्षित है। इन 4 दिनों में मैं इंग्लैंड छोड़ अमेरिका के लिए निकल रहा हूँ। अगले दिन भोर में ही गैब्रियल निकल गया। यहाँ बैथशेबा का मन बेचैन हो रहा है। वो बार बार बाहर रास्ते की तरफ देख रही। किसी काम में मन नहीं लग रहा। कभी बैठ रही, कभी उठ रही, कभी कमरे के चक्कर लगा रही। अंत में अपने घोड़े पे सवार होकर वो निकल पड़ी गैब्रियल से मिलने। उसने उसे रोका और पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? वो बोला, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बैथशेबा ने यहाँ से ना जाने की विनती की। उसे शुक्रिया कहा, हमेशा उसका साथ देने के लिए, उसे समझने के लिए। क्या मैं तुम्हारा सबसे पहला प्यार नहीं थी? गैब्रियल बोला, काश मुझे पता हो पाता कि तुम मुझे तुमसे प्यार करने की, शादी करने की इजाजत दोगी तो मैं। तभी बैथशेबा बोली, क्यों नहीं दूंगी, लेकिन तुमने दोबारा कभी पूछा ही नहीं। क्या तुम मुझे फिर से ना कहती? गैब्रियल बोला। बैथशेबा बोली, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे एक और बार क्यों नहीं पूछते? पूछो गैब्रियल, पूछो। और गैब्रियल ने उसे कस से पकड़कर किस कर लिया। फिर उसने बैथशेबा का हाथ पकड़ा और उल्टे दिशा पे लौट चला। मूवी यहीं खत्म होती है।
दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।